मस्ट से डिम्पी, तुम्हारी पार्टी इतनी जबरदस्त थी, सबने मिलकर खूब एंजॉय किया, रियली। और इससे आगे मैं अपने आलसी पति को खींच कर ले आऊंगी तुम्हारी पार्टी में। अच्छा लगता है मेरी फोन की बैटरी डाउन हो रही है। अच्छा सुनो डिम्पी, एक उफ, ये फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। सुशील, ये आवाज कैसे आई? सुशील, 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 सुशील! क्या हुआ शोभा? कौन है ये लड़की और ये यहाँ आई कैसे? लड़की? देखो, शोभा मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है। मुझे नहीं पता तो किसे पता है? घर में कौन था, मैं या आप? शोभा मुझे तुम्हारी कसम, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये लड़की कौन है और कहां से आई है। झूठ बोल रहे हो आप। प्लीज ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता शोभा। हाँ, इसके सिर से तो खून बह रहा है। इसके पास तो टॉर्च भी है। सुशील, ये लड़की जरूर चोर हो सकती है। हमें जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मेरा फोन भी डेड है। डोंट वरी, मैं अपना फोन लेके आता हूँ। कहीं इस लड़की के और तो साथी नहीं है? कहीं घर में तो छुपा नहीं है? क्या मुसीबत है। अरे कहाँ गई वो लड़की? नहीं है वो यहाँ। नहीं है मतलब? और कहाँ जा सकती है? यहीं पर तो होगी, ठीक से देखना। अरे नहीं है वो यहाँ पर। अरे तुम तो किसी काम के नहीं हो। मैं तो अभी यहाँ पर बैठी थी और अरे उसके सिर पे चोट लगी है। और कहाँ जा सकती है वो? बाबा नहीं है वो यहाँ पर। तुमने ठीक से देखा नहीं होगा, पहले जाकर देखो। अरे मैंने ठीक से देखा, आप नीचे घुस के देखो क्या? क्या हुआ? अरे कोई धारदार चीज बहुत जोर से सर पे लगी। धारदार चीज? हाँ, ऐसा लगता है कोई मेटल का नुकीला टुकड़ा लगाओ नीचे। नुकीली चीज तो ठीक है, पर वो लड़की गई कहाँ? तुम्हें लड़की की पड़ी है? ये देखो मुझे क्या हुआ। और ऐसे कैसे हो सकता है? ये देखो नुकीली चीज, ये देखो। अरे ये तुम्हारा एंटीक टेबल गड़बड़ है। तुम्हारे 2 लाख मिट्टी में गए। उस डीलर ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। सुशील साहब, चीजें परखनी आती है आपको? अरे ये 200 साल पुरानी राजा महाराजाओं के जमाने की टेबल है। टेबल के अंदर हो सकता है कोई अनमोल और बेशकीमती चीज छुपी हो। मान लो हम इसको कटवा भी दें और इसमें से निकले भी कुछ ना, वो बात हो जाए खोदा पहाड़ निकली चुईया और 2 लाख तुम्हारे गए पानी में। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है। भाई साहब मुझे समझ में नहीं आ रही, 1 मिनट के काम में आप इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? भाई साहब, ये एक्सरे मशीन इंसानों के लिए बनी है, किसी फर्नीचर को स्कैन करने के लिए नहीं। ये क्या है? कुल्हाड़ी?
लकड़ी में कुल्हाड़ी? भाई साहब, ये सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये लकड़ी का टुकड़ा उस टेबल से लिया हुआ है जो हमने पूरे 2 लाख रुपए देकर खरीदा था। लेकिन शोभा, उससे क्या फर्क पड़ता है? कुल्हाड़ी तो कुल्हाड़ी है ना। सुशील, ये कोई मामूली कुल्हाड़ी नहीं है, 200 साल पुराने टेबल से निकली हुई है। इसका मतलब ये कुल्हाड़ी भी उतनी ही पुरानी है, करोड़ों में कीमत होगी इसकी। इसका मतलब 2 लाख में करोड़ों का सामान। अरे भैया भैया, जरा ध्यान से। भाई साहब घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा। वो क्या है ना भाई साहब, इसके अंदर जो चीज है वो 200 साल पुरानी बड़ी कीमती चीज है, इसीलिए। अरे भाभी, इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, कभी कोई गड़बड़ किया क्या? भाभी, ये लीजिए आपका कीमती सामान। सर है ना खास चीज? आपने शायद ऐसी चीज पहले कभी ना देखी हो। सर बताइए ना, कितने साल पुरानी हो सकती है ये चीज? क्या हुआ सर? काफी इंटरेस्टिंग मामला लगता है। जी सर, 200 साल पुराने टेबल से निकाली गई है। मेरे एक जानकार है, इस खास एंटीक के लिए मुझे उनकी राय लेना बहुत जरूरी है, थोड़ा टाइम लग सकता है। कोई बात नहीं सर, खास चीज के लिए खास आदमी की सलाह तो लेनी पड़ेगी। इस कुल्हाड़ी के ऊपर लगे हुए जिस खून के जो दाग हैं जो मैंने देखे, मेरे तो कान ही खड़े हो गए। और उसी वक्त मैंने सालुंके को कॉल किया। कॉल कैसे नहीं करते भाई, पुराना दोस्त हूँ तुम्हारा। जहाँ कहीं भी खून देखते हो, लाश देखते हो, मुझे फोन करते हो, याद करते हो मुझे। वैसे ये आपने बहुत ही समझदारी वाला काम किया मनोविराज जी, वरना आजकल लोग इतने चौकन्ने होते नहीं। अभिजीत, कुल्हाड़ी पर यहाँ जो धार है, यहाँ पर थोड़ा सा ताजा खून लगा हुआ है। लगता है इस कुल्हाड़ी से हाल ही में किसी के चोट लगी है। और ये कुछ खास है। ये देखो, कुल्हाड़ी पर ये जो लगा हुआ है ये खास है, इसे चेक करते हैं। बॉस, ये जो लगा हुआ कुल्हाड़ी पर, ये वाकई किसी का खून है। अभिजीत, इस कुल्हाड़ी पर इतना खून लगा हुआ है, ये सिर्फ किसी के उंगली कटने से नहीं हो सकता, जरूर किसी का खून हुआ है। ये पति पत्नी सुशील और शोभा, इनसे मिलना होगा, पता करना होगा कि ये कुल्हाड़ी उनके टेबल में पहुंची कैसे। सर मुझे लगता है ये पति पत्नी दोनों कहानी बना रहे हैं। सर
लकड़ी की टेबल में कुल्हाड़ी कैसे आ सकती है? हो सकता है निखिल, ऐसा पॉसिबल है। इस कुल्हाड़ी पर ये जो खून के ऊपर सैप लगा हुआ है, पेड़ पौधों का रस, ये इस बात का गवाह है कि ये कुल्हाड़ी किसी पेड़ में थी। आपका कहने का मतलब कुल्हाड़ी पेड़ के अंदर थी? हाँ अभिजीत, सुनने में शायद अजीब सा लगे लेकिन ऐसा संभव है, ऐसा हुआ है। मैं बताता हूं कैसे हुआ। ये एक पेड़ है, अभी एक छोटा पेड़ है और इस पेड़ में यहां पर एक खोखला हिस्सा है। किसी ने ये कुल्हाड़ी इस पेड़ के खोखले हिस्से में छिपा दी। धीरे धीरे ये पेड़ बड़ा होने लगा और इस पेड़ के जितने भी द्रव्य पदार्थ हैं, सेप्स, वो इस कुल्हाड़ी के खून पर एकदम परत बना करके जम गए। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होता गया, ये कुल्हाड़ी पूरी तरह से इस पेड़ में समा गई। और ये सब होने में कितना टाइम लगा होगा डॉक्टर साहब? करीब 7 से 8 साल। मतलब 8 साल पहले से ये कुल्हाड़ी पेड़ में है? नहीं, 8 साल से पहले, 8 से 12 साल पहले। इस कुल्हाड़ी पर जो खून लगा हुआ है उसका डीएनए टेस्ट करने से सारी कहानी साफ हो जाएगी। सर, इतने साल पहले किए हुए गुनाह का पता कैसे चलेगा? अब ये तो ये लोग ही बताएंगे। सर वो टेबल हमने एक एंटीक डीलर से 2 लाख रुपए में खरीदी। सर आज सुबह ही हमें पता चला कि उस टेबल के अंदर वो कुल्हाड़ी है जिस पे खून लगा हुआ है। तो सर हमें नहीं पता कि वो खून कहां से आया। सर टेबल के अंदर कुल्हाड़ी? सर कहानी बड़ी अच्छी है। कहानी नहीं, सच्चाई है सर। सर कल रात हमारे घर में एक लड़की घुस आई थी, वो वही टेबल के नीचे छुपी थी। उससे पहले कि हम पुलिस में फोन लगाते, वो वहां से भाग गई। और सर जब वो लड़की टेबल के नीचे छुपी हुई थी तो उसे चोट लग गई और उसके खून निकल आया। तो हमें पता चला कि उस टेबल के नीचे कोई धारदार चीज है। और वो धारदार चीज वो कुल्हाड़ी थी। यस मैडम, हमने सोचा कि टेबल तो एंटीक है ही, तो कुल्हाड़ी भी एंटीक और कीमती हो सकती है, इसलिए हमने उसे बेचने का फैसला लिया। ठीक है, एक काम करिए आप लोग, जो लड़की आपके घर में घुसी थी उसका जरा स्केच बनवा दीजिए। जी सर। और ये टेबल आपने खरीदा कहाँ से था? जी वो ओल्ड क्लासिक एंटीक स्टोर। ओल्ड क्लासिक एंटीक स्टोर। कहाँ थी तुम रात भर? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। ये चोट कहाँ लगी तुम्हें? क्या हुआ? कुल्हाड़ी सीआईडी के हाथ लग गई। सीआईडी को पता चल गया? तुम्हें मेरी कसम है मायरा, इन सबसे दूर रहो। नहीं रह सकती मैं दूर। आप दूर रहिए। आप ये मत जताइए कि आपको मेरी परवाह है। बंद कीजिए ये नाटक। मायरा तुम इसे नाटक कह रही हो? अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या कुछ नहीं किया है आपने मेरे लिए, सिवाय दर्द देने के। सिर्फ दर्द दिया है आपने। आप जैसा अपना हो तो दुश्मन की क्या जरूरत। मायरा तुम जो चाहो मुझे सजा दे दो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तड़पी आप। आपकी वजह से मैं तड़पी हूं ना। ये आंखों में आंसू देखकर ना अच्छा लग रहा है मुझे। ध्यान से देखिए इसे। ये एंटीक टेबल 10 दिन पहले आपने किसी मिसेस सुशील को बेची थी। अरे हाँ साहब, अरे 200 साल पुराना राजाओं महाराजाओं के जमाने का टेबल है ये। देखते ही पसंद आ गया उनको। हाँ, कुछ खास बात तो है। खास चीज है तो कुछ न कुछ खास बात तो होगी ही ना। हाँ, उस टेबल के अंदर एक कुल्हाड़ी थी जिसपे खून लगा हुआ था।
खून टेबल के अंदर कुल्हाड़ी कैसे आ सकती है? अरे नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता है। ये है वो कुल्हाड़ी, खून हुआ है इससे। साहब, ऐसे फर्नीचर तो ऊंचे घराने या प्राइवेट कलेक्टर से ही आते हैं। अब इसमें किसी ने कुल्हाड़ी रख दिया तो हमें कैसे पता होगा? हाँ, ये बात भी है। आपने ये टेबल किससे खरीदी थी? एक मिनट साहब, बताता हूँ। हाँ, तो ये है तुम्हारे एंटीक फर्नीचर का नकली कारोबार? नकली इनवॉइस बना रहे हो? नए फर्नीचर्स बनाता है और फिर उसे केमिकल से एंटीक लुक देता है। मुझे माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। टेबल में वो कुल्हाड़ी आई कहाँ से? साहब, हमें मालूम नहीं। वो फर्नीचर तो हम शीशम के टुकड़े से बनाते हैं साहब, उसी में आया होगा। शीशम का लकड़ा कहाँ से आया? हमारा सारा माल जेफरसन टिम्बर मिल से आता है। बेड़ी, कस्टमर से धोखाधड़ी के मामले में इन सबको अंदर करो। चलो चल। जेफरसन टिम्बर मार्ट। उधर ऑर्डर का माल है, इसे टाइम पे पहुंचा देना, समझे? आप फिक्र मत कीजिए सर, ट्रक मंगवा लिया है। आज के जितना भी ऑर्डर है आज ही डिलीवर करवा दूंगा। ठीक है सर? ठीक है। हेलो, हाँ जी। हाँ, जी कहिए सर। हम लोग सीआईडी से। सर, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिट लेके ये सब लकड़ियाँ कटवाता हूँ। वो सब ठीक है, मगर आपके मिल से ओल्ड क्लासिक एंटिक स्टोर में शीशम की लकड़ी भेजी गई थी, जिसमें एक कुल्हाड़ी अटकी हुई मिली, जिससे शायद गुनाह हुआ है। सर, शीशम की लकड़ियाँ काफी महंगी होती है और कम बिकती है, इसलिए हम तो मंगाते ही नहीं है। आप चाहे तो हमारे लॉक्स चेक कर सकते हैं। ये इनवॉइस देखिए, इसमें आप ही की मिल का नाम लिखा हुआ है ना, जेफरसन टिम्बर मिल। जी हाँ, लेकिन सर ये आपकी दुकान में लकड़ी सप्लाई का काम कौन देखता है? सर, उदय यहाँ का सुपरवाइजर है, वो सप्लाई का काम देखता है। कहाँ मिलेगा ये उदय? सर, वो वहाँ पे है। आइए मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ। आइए सर, फटाफट निकालो। आइए सर, बंद करो। सर, ये उदय। अच्छा उदय, जब आप लोग यहाँ पे शीशम की लकड़ी बेचते ही नहीं है, तो ओल्ड क्लासिक एंटिक शॉप में शीशम की लकड़ी कैसे पहुंची, वो भी यहाँ से? मुझे मालूम नहीं सर, कुछ गलती हुई होगी। गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती। और गलती ये है कि आपने अपने मालिक को बताए बिना बाहर से शीशम की लकड़ी मंगवाई और उसे सप्लाई भी किया। मुझे बिना परमिट के तुमने लकड़ी मंगाई और उसे सप्लाई भी कर दी। तुम जानते नहीं हो क्या कि बिना परमिशन के लकड़ी काटना गुनाह है और इसके लिए तुम्हें जेल हो सकती है, समझे? मुझे माफ कर दिए सर। नहीं उदय, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। तुमने स्कूल में पढ़ा नहीं है, पेड़ बच्चों की तरह होते हैं और बच्चों की तरह उन्हें प्यार करना चाहिए। जंगल से सिर्फ वही लकड़ियां काटी जाती है जो खराब होती है, और वो भी फॉरेस्ट ऑफिसर के परमिट के बाद। वो लकड़ी कहाँ से मंगवाई थी? महागिरी जंगल से मंगवाई थी सर। महागिरी जंगल? साहब, यहाँ कुछ पेड़ है जिन्हें जंगल विभाग ने काटने का परमिट दिया है। एक पेड़ काटने के बदले 10 पेड़ उगाने पड़ते हैं। अरे, आपके फॉरेस्ट ऑफिसर का है और कितना दूर चलना पड़ेगा? साहब, थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं, अभी कुछ देर पहले ही गए। आपके फॉरेस्ट ऑफिसर का नाम क्या है? विक्रम जी, कई साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। अच्छा, ये शीशम के पेड़ कहाँ है, किस तरफ है? शीशम का जंगल तो काफी अंदर है, पर आम आदमी को जाने की परमिशन नहीं है। सर, विक्रम जी। मिस्टर विक्रम। क्या आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं और आपके इलाके में हुए केस के सिलसिले में आपसे कुछ जानकारी लेने आए हैं।
मुझे खुशी होगी आपकी मदद करके। कहिए। विक्रम जी, आपके जंगल से चोरी हुए एक शीशम के पेड़ में कुल्हाड़ी मिली थी जिससे किसी का खून हुआ है। सर, फॉरेस्ट गार्ड्स की लापरवाही की वजह से कुछ दिन पहले शीशम का पेड़ चोरी तो हुआ था, लेकिन पेड़ में कुल्हाड़ी वाली बात मेरे समझ में नहीं आई। फॉरेंसिक जांच से यह भी पता चला है कि ये कुल्हाड़ी पिछले 10-12 सालों से इसी पेड़ में थी। सर, 15 साल से मैं इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये बात तो तय है कि जो खून हुआ है वो उससे पहले हुआ होगा। कुछ बता सकते हैं आप? सर, मैं अपनी पहली पोस्टिंग से ही इसी जंगल में हूँ, लेकिन ऐसा कभी सुना नहीं सर। विक्रम जी, ये कुल्हाड़ी हमें इसी जंगल के एक पेड़ से मिली है। इसका मतलब तो साफ है कि जिसका खून हुआ है या फिर जिसने खून किया है वो दोनों लोग इसी इलाके में कहीं आसपास रहते होंगे। सर, इस जंगल के आसपास 2-3 गांव है, कुछ फार्म हाउस है। अगर ऐसा कोई हादसा हुआ होता तो मुझे जरूर पता होता। ठीक है, पता करते हैं यहाँ के फार्म हाउस में और गांव वालों से। 10-12 साल पहले यहाँ से कोई गायब हुआ था क्या? क्या प्रोग्रेस है? कहाँ तक पहुँचा ये केस? सर, उस लड़की का स्केच बनवा लिया है जो शोभा और सुशील के घर में घुसी थी। पूर्वी, स्केच। कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका? नहीं सर। उस एरिया में किसी ने इसे पहले देखा? नहीं सर। ठीक है, ये इसके सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो, शायद कुछ पता चल जाए। सर, वो महागिरी के जंगल से क्या पता चला? सर, ये है वो जंगल और उसके आसपास का नक्शा। इस जंगल के अंदर एक गांव है झील के पास, 2 और गांव हैं जो जंगल से बाहर है, पूरब की तरफ, और कुछ फार्म हाउसेस हैं पश्चिम की ओर। अच्छा, पिछले 10-12 सालों में ऐसा कोई केस जो सॉल्व ना हुआ हो जिसमें कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया हो? नहीं सर, कुछ खून हुए इस इलाके में, लेकिन उसकी रिपोर्ट लिखवाई गई है। कोई मिसिंग रिपोर्ट? कोई मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं है, मगर गांव में एक फार्म हाउस है जो पिछले 10-12 साल से बंद पड़ा है। 10-12 साल से बंद पड़ा है? हाँ सर, आसपास वाले लोगों का कहना है कि उस फार्म हाउस का मालिक अचानक एक दिन कहीं चला गया और फिर कहीं किसी को दिखा ही नहीं। क्या नाम है मालिक का? सर, प्रेम कुमार। पुराना सामान खरीदता बेचता था। एंटीक डीलर? इस प्रेम कुमार के फार्म हाउस की छानबीन करनी पड़ेगी। सर, ये जगह 12 साल से बंद पड़ी है सर। हाँ पंकज, हम लोग इसीलिए तो यहाँ पे आए ताकि पता लगा सके कि 12 साल से ये क्यों बंद है और इसका मालिक कहाँ है। सर, सुनसान जगहों पे आत्माएं होती है सर। हाँ, मैंने सुना है यहाँ आसपास शमशान घाट भी है। क्या? हाँ। रेडी पंकज, कब तक तुम लोग ये आत्मा के चक्कर में फंसे रहोगे? हाँ, आत्मा तो कुछ नहीं होती। चलो ढूंढो अंदर, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, ये देखिए सर, ये रहा प्रेम। इसकी बीवी बच्चे को जन्म देते ही मर गई थी। बच्ची का नाम सोना है सर। से इतनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर कोई कैसे जा सकता है? हो सकता है बच्ची को अपने साथ ले गया या फिर अपने किसी सगे वाले के पास छोड़ के गायब हो गया हो। ये आवाज कैसी? सर, मैंने कहा था यहाँ पे कुछ है। सर, अंदर मत जाइए प्लीज, यहीं से बाहर चले जाइए। सर, मरवाएंगे सर इनकी वजह से। मुझे भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगा है। बिस्तर पे सिलवटें पड़ी हैं। जगह अभी भी गर्म है, इसका मतलब कोई था यहाँ पे। सर, आत्माएं
गर्म जगह पे रहती है। हाँ फ्रेडी, मगर आत्माएं शराब नहीं पीती। कोई तो है यहाँ, ढूंढो। सर! पंकज, आत्मा ने हमें घर में बंद कर दिया। अरे फ्रेडी सर, हमें यहाँ से निकलना होगा कैसे भी। दया सर तो सीनियर इंस्पेक्टर बन चुके हैं, हम लोग तो सब इंस्पेक्टर में ही मर जाएंगे। सर मैं वहां से नहीं जाऊंगा, अगर आपको जाना तो आप जाओ। ठीक है, मैं जाता हूं। दरवाजा किसने बाहर से बंद कर दिया? रुक जा। बोलो तुम लोग, हाँ? और यहाँ घर में क्या कर रहे हो? साहब हमने कुछ गलत नहीं किया साहब, ये जगह बंद पड़ी थी इसलिए हम लोग 1 साल से यहाँ रहने लगे। कितने लोग रह रहे हो इस घर में? हाँ? 3 लोग साहब। और तुम्हारे तीसरे साथी ने दरवाजा बंद किया था बाहर से? हाँ? पता नहीं सर, वो हमसे पहले चले गए थे सर। किसी के भी घर में पिछले 1 साल से तुम लोग रह रहे हो यहाँ पे? तुम लोगों के बाप का राज है क्या? हाँ? सचिन, इन दोनों को कमरे के अंदर बंद कर दो, ये भागने ना पाए। और उस तीसरा कहाँ है उसे भी ढूंढो। चलो चलो निकल। सर! हाँ परवीन, कहाँ हो तुम? सर ये देखिए, ठीक वैसे ही कुल्हाड़ी। लगता है यहाँ पे भी ऐसी ही कुल्हाड़ी थी, और शायद वही कुल्हाड़ी हमें फर्नीचर के अंदर से मिली है। सर ये दोनों कुल्हाड़ियां प्रेम कुमार की है, मतलब वो किसी को मारकर छुप गया। कुछ कह नहीं सकते पूर्वी कि किसने किसको मारा है। सॉरी फ्रेडी सर, आपके कपड़ों में से बहुत बास आ रही है। पंकज, नाक मुझे भी है, बदबू मुझे भी आ रही है, तेरे कपड़ों से आ रही है। बदबू तो आ रही है, मगर बदबू की वजह ये गंध है जो तुम्हारे कपड़ों पे लगा हुआ है। जाओ धो के आओ। गद्दा कहीं का। हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, पहले हाथ धोते हैं। अबे हाथ धो रहे हैं, मुंह धो रहे हैं मेरा। ये लो मेरा हाथ धुलाओ ना प्लीज। अच्छा तेरे हाथ धुलाता हूँ अभी। फिर से उसके अंदर देखो। हमेशा बेवकूफ बनाता है मुझे। चलो जी सालुंके साहब। अरे तारिका जी, आपके बॉस कहाँ हैं? किसी और से शर्त लगाने चले गए क्या? बाहर गए। भाग गए? मुझे मालूम था, मेरे आने की बात सुन के यहाँ कहाँ रहेंगे, निकल लेंगे कहीं ना कहीं। अभिजीत बाहर गए, बस अभी आते ही होंगे। हाँ आपको यहाँ छोड़ के काम करने के लिए बहुत नाइंसाफी है ये। मैं इस कंकाल का फेशियल रिकंस्ट्रक्शन कर रही हूँ ताकि हमें पता चले कि ये प्रेम है या कोई और। अरे मैं जानता हूँ आप पता लगा ही लेंगे। वो तो है। अच्छा ये बताइए, ये आपको पता चला कि नहीं कि ये मौत की वजह क्या है? भाई साहब वो सॉफ्टवेयर को छोड़ो, डिटेल वाला सॉफ्टवेयर इधर है। सर, आप हैं? जी हाँ हम हैं। नहीं, मैं तो आपसे ही पूछने वाला था। आप नहीं थे इसलिए आपकी असिस्टेंट से पूछ रहा था। छोड़ दो, मैं सब समझता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। अब छोड़ दो ये सारी सफाई, मुद्दे पे आ जाओ। हाँ जी। देखो
इसकी गर्दन की हड्डी को जरा गौर से देखो। ये देखो, ये निशान देख रहे हो? ये निशान हमें साफ बताता है कि इस आदमी पर किसी तेज धार वाले हथियार से वार किया है। ऐसा निशान तो कुल्हाड़ी से भी बन सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और क्या उम्र क्या होगी इसकी? इसकी उम्र 35 से 40 साल के बीच में। बन गया चेहरा। सर ये तो प्रेम है। सर इसका मतलब किसी ने प्रेम को मार के उसकी लाश को कुएं में छुपा दिया। प्रेम का तो पता चल गया है, लेकिन उसकी बेटी सोना कहाँ है? प्रेम के दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करो, उनसे पूछो कि किसी को सोना के बारे में कुछ पता है क्या? हाँ, सोना नाम था उसका, एंटीक डीलर प्रेम कुमार की बेटी। जी, क्या कुछ पता नहीं आपको? क्या आप उस बच्ची के रिश्तेदार हैं और आप कह रहे हैं आपको कुछ मालूम ही नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, आप जो कुछ भी जानते हैं सही से बताइए प्लीज। आपको भी कुछ नहीं पता? देखिए, हमारे लिए उसके बारे में कुछ भी जानना बहुत जरूरी है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, चुरा तो नहीं पाई, लेकिन इतनी रात को किसी अजनबी के घर में घुसने का मतलब क्या हो सकता है? इरादा तो चोरी का ही होगा ना। हम पता कर रहे हैं, आप भी ढूंढिए उसे। या आप उर्वी, कितना टाइम? सर बस कुछ देर और। दुष्यंत, कुछ पता चला? सर, हमने प्रेम की बेटी के बारे में उसके सभी दोस्तों और जान पहचान वालों से बात की है, लेकिन कोई कुछ बता ही नहीं पा रहा है। सर, उसके रिश्तेदार तो ऐसी बात करें जैसे उस मासूम की कोई परवाह ही नहीं थी उनको। यही हो रहा है आजकल, अपने सिवाय दूसरों की पड़ी ही नहीं किसी को। सर, प्रेम के फार्म हाउस के आसपास रहने वाले लोगों को भी सोना के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, कहाँ गई होगी ये बेचारी लड़की? सर, जब प्रेम का खून हुआ तब सोना 8 साल की थी। अगर अब वो जिंदा है तो 20 साल की होगी। 20 साल की उम्र में सोना कैसी दिखती होगी, इसका पता तो हमारे एक्सपर्ट लगा ही रहे हैं ना। सर बन गया, अब आप देख सकते हैं। सब ये तो सोना, शोभा और सुशील के घर में सोना ही घुसी थी। ये क्या चक्कर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कुल्हाड़ी की तलाश में उनके घर में गई हो वो? लेकिन सर उसे कैसे पता चला होगा उस घर में कुल्हाड़ी? इसका जवाब तो अब सोना ही देगी। उसकी ये फोटो सारे अखबार और न्यूज चैनल में भेज दो। अगर इस शहर में है, कोई ना कोई तो पहचान ही लेगा। सोना नहीं सर, इस लड़की का नाम मायरा है। जब 2003 में ये 10 साल की थी, तब हमारे बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन के लिए आई थी और यहीं से 12 पास भी किया। मैडम, आपसे कुछ भूल हो रही है। इस लड़की का नाम सोना है, मायरा नहीं है। नहीं सर, जो बच्ची हमारे स्कूल में 10 साल तक पढ़ाई की है, उसे पहचानने में हम कैसे भूल कर सकते हैं? सर, लगता है सोना का नाम बदलकर उसकी असली पहचान छुपाने की कोशिश की गई है। लग तो ऐसा ही रहा है। मैम, मायरा को यहाँ लेकर कौन आया था? मतलब उसकी फीस कौन दे रहा था? क्योंकि उसके पिताजी तो थे नहीं उस वक्त। उसके पिताजी हैं, वही तो मायरा को यहाँ एडमिशन के लिए लेकर आए थे और जब वो पास आउट हुई तो ले जाने भी आए थे। मैडम, हमारे पास सबूत है। 2002 में मायरा के पिताजी प्रेम का खून हुआ था। सर, मायरा के पिता मिस्टर प्रेम नहीं, मिस्टर रघुनाथ जी है। क्या? रघुनाथ? ये कैसे हो सकता है मैडम? किसी भी बच्ची के एडमिशन से पहले उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हम अच्छी तरह चेक करते हैं और मिस्टर रघुनाथ जी के पास सारे डॉक्यूमेंट थे। हाल है, दोनों की शक्लें एक जैसी, सिर्फ नाम बदल गए। सोना से मायरा हो गई और उसके पिता
प्रेम से रघुनाथ बन गया। कुछ और ही चक्कर है। इस बच्ची के नए पिताजी रघुनाथ से मिलना पड़ेगा। लगता है खत्म है जी। रघुनाथ जी, सर जल्दी आइए। रघुनाथ, इसकी छाती में 2 गोलियां लगी। सर शरीर पे हाथों की कोई निशान नहीं दिख रहे। मुझे को पता चल गया था कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं, इसलिए रघुनाथ को मार दिया। तो शायद मायरा नहीं चाहती हो कि उसका राज खुले, इसलिए उसने मार दिया रघुनाथ को। नहीं पंकज, मायरा ने नहीं। ये उसी आदमी ने मारा जिसने 10 साल पहले प्रेम का खून किया था, और अब वो सारे सबूत मिटा रहा है। एक काम करो, रघुनाथ के मोबाइल से मायरा का नंबर निकालो। सर सारा घर चेक कर लिया, मायरा का बेडरूम भी देख लिया, घर में कोई नहीं। सर इन सब के पीछे कौन हो सकता है? सर मायरा के फोन की घंटी बज रही है, लेकिन मायरा फोन नहीं उठा रही है। लेकिन मोबाइल फोन का लोकेशन ट्रेस करो। प्रेम का खून क्यों किया तुमने? हाँ? मैं जंगल में गैर कानूनी तरीके से पेड़ कटवाता और शिकार करवाता था, जिससे मुझे अच्छी आमदनी हो रही थी। लेकिन प्रेम को सब पता चल गया था मेरे बारे में। और प्रेम ने जब तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करने की धमकी दी तो तुमने प्रेम को भी मार दिया? हाँ? मैं उसके फार्म हाउस पे गया था, पैसे देकर उसका मुंह बंद करना चाहा, लेकिन फोन करके वो पुलिस बुलाने की कोशिश कर रहा था। गुस्सा आ गया मुझे, दीवार से उसी की कुल्हाड़ी निकालकर उसे मैंने मार दिया। और फिर तुमने अपने असिस्टेंट रघुनाथ से कहा कि वो कुल्हाड़ी और इस बच्ची सोना को भी ठिकाने लगा दे। हाँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो कुल्हाड़ी पेड़ में छुपा देगा और इस लड़की को पालने लगेगा। कम से कम इंसानियत तो थी रघुनाथ में। तुम्हें तो इस बच्ची को देखकर थोड़ा तरस भी नहीं आया था। गुनाह किया है तुमने, देर से सही गुनाह सामने आ ही जाता है। प्रेम का खून किया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, शायद फांसी होगी। लेकिन पंकज ले जाओ उसे। गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। ठीक हो मेरा?
तुम्हारे पिताजी का खून हुआ ये तुम्हें पता कैसे चला? मैंने अपने पिताजी का खून अपनी आंखों के सामने होते देखा। वो सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं बेहोश होके गिर गई। मेरे सिर पर चोट लगी और मेरी याददाश्त खो गई। तो फिर तुम्हारे पिताजी के बारे में तुम्हें पता कैसे चला? कुछ साल बाद सर मुझे अजीब अजीब से सपने आने लगे और सपनों में ना एक ही चेहरा दिखने लगा। फिर क्या हुआ? तो ये बात मैंने रघुनाथ जी को बताई, जिन्हें मैं अपना पिता मानती थी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो घबरा से गए थे, तो मुझे लगा कि वो मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। तो मैंने अपने तरीके से छानबीन करना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि जो चेहरा मेरे आंखों के सामने आता था सर, वही मेरे असली पिता है, जिनका बड़ी बेरहमी से खून। फिर क्या हुआ? फिर मैं फार्म हाउस गई, मेरे अपने घर। वहां वो कुल्हाड़ी देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया। लेकिन सर, वो खूनी का चेहरा मुझे याद नहीं आया। इसलिए तुमने रघुनाथ जी से जाकर पूछा? मैंने रघुनाथ जी को फिर से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। बस वो जगह ले गए जहां कुल्हाड़ी फेंक दी गई थी। रघुनाथ जी ने तो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था, लेकिन मुझे यकीन था कि रघुनाथ जी ऐसे कर ही नहीं सकते। तो फिर मैंने फिर से पता करने की कोशिश की। और तुम कुल्हाड़ी की तलाश में सुशील और शोभा के घर पहुंचे। तुमने सीआईडी की मदद क्यों नहीं ली? क्योंकि मैं उस खूनी को अपने हाथों से सजा देना चाहती थी। जिस कुल्हाड़ी से उसने मेरे पिताजी का खून किया था, उसी कुल्हाड़ी से उसका गला काटकर अपने पिताजी की मौत का बदला लेना चाहती थी मैं। बदले की आग इंसान को अंधा कर देता है। एक इंतकाम दूसरे इंतकाम को जन्म देता है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे हाथों कोई गुनाह नहीं हुआ। और रही बात इस विक्रम की, इसने जो गुनाह किया है, इसकी सजा उसे कानून देगा। थैंक यू सर। शॉपिंग करने का असली मजा तो सेल में आता है। अब एक हफ्ते की छुट्टी। अब घर जाकर मम्मी से कहूंगी कि उनके हाथ की ठंडी लस्सी बना कर दे। आज आपके लिए बहुत ही बड़ा दिन। आज आपको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है। आखिर सर आपने दिखाई दिया कि इंसान मेहनत से ही सफलता के शिखर पर पहुंचता है। क्या बात है सर, आप कुछ खोए से दिख रहे, कोई परेशानी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वो तुमने कुमार की एनुअल रिपोर्ट भिजा दी? जी सर। अब वक्त है उस घड़ी का जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड देने का वक्त आ गया है। और इस अवार्ड को देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा इस शहर के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर श्याम विपुल को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस साल के बिजनेसमैन ऑफ द ईयर हैं मिस्टर विराज। अब मैं चाहूंगा मिस्टर विराज स्टेज पे आएं और अवार्ड रिसीव करें।
अब मैं चाहूंगा मिस्टर विराज हमारे लिए 2 शब्द कहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इंसान अगर चाहे तो मेहनत और ईमानदारी के बल पर जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। इस अवार्ड को जीतने का श्रेय मैं अपने बहुत ही खास साथी अरे गोली चली, निकला से, चलो चलो, कहीं हमें ना लग जाए, निकला से। विराज, विराज क्या हुआ तुम्हें? अभिजीत, गोली तो बाएं तरफ से चली है। बस इसका मतलब गोली चलाने वाला इसके सामने नहीं खड़ा था, साइड से गोली चलाई इसने। अगर ये यहाँ पे खड़ा होके बोल रहा था बाईं तरफ से गोली चली है, सर यहाँ कहीं पे होना चाहिए खूनी को। हाँ, पर यहाँ पर तो दीवार है अभिजीत, मतलब खूनी दीवार के सामने खड़ा था, इन सारे लोगों के बीच में। किसी ने तो सुना होगा, देखा होगा गोली चलाते वक्त। ये इधर दीवार पे मेहमान थे इस तरफ? सर 2 या 3। 2 या 3, कितने? सर 3। कौन लोग थे, कुछ याद है आपको? सर गोली की आवाज सुनकर वो लोग भाग गए, जो बचे यहीं बचे हैं। मेहमानों की लिस्ट तो होगी तुम्हारे पास? यस सर। लाओ। ओके सर। वैसे आप लोगों ने देखा किसी को गोली चलाते हुए? नहीं सर। कमाल है, एक आदमी यहाँ पे गोली चलाता है, इनकी मौत हो जाती है, ना किसी ने कुछ देखा ना सुना, ऐसा कैसे हो सकता है? सर दरअसल हम सबका ध्यान स्टेज पे चल रहे प्रोग्राम पे था, इसलिए गोली कहाँ से आई वो पता ही नहीं चला। हाँ सचिन, यहाँ पे सारी क्लासेस बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन इस क्लास पे क्रैक है। अभिजीत, ग्लास में क्रैक है, मगर ग्लास खड़ा का खड़ा ही गिरा नहीं है। ऐसा क्रैक तो तभी आएगा सर, ये ग्लास किसी से टकराए या फिर कोई बहुत जोर की आवाज हो ग्लास के पास। जरूर ये आवाज गोली चलने की है, और वो गोली इसी ग्लास के करीब से ही चली है। अंके, हाँ आजा। देख, लगता है गोली यहीं से चली है, ग्लास के पास से। बॉस, देख करके तो ऐसा ही लगता है कि गोली यहीं से चली है, फिर भी 100% श्योर होने के लिए मैं अच्छी तरह से चेक कर लेता हूँ। चेक कर ले। आप लोग उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना जिसने विराज को मारा है। बिल्कुल, आपसे वादा करते हैं, जिसने भी ये किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा दिला देंगे। तू हिम्मत से काम ले, अगर तू ऐसे करेगा तो काम कैसे चलेगा? चुप हो जा। सीआईडी से आज तक कोई भी मुझे बच नहीं पाया। आप? सर मैं शेखर, विराज का चचेरा भाई। और फिर आप? मेरा नाम आशिका है सर, मैं विराज की बरसों से बिजनेस पार्टनर हूँ सर। और सर मैं विराज जी का पीए हूँ। तो फिर आप में से किसी को भी किसी भर भी शक है किसने किया होगा? नहीं सर, उनकी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। नहीं, दुश्मनी तो थी, नहीं तो कोई खून क्यों करेगा? सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। सर विराज जी का आज शाम से बहुत ज्यादा मूड खराब था। खराब मूड? उन्हें तो बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था ना, फिर भी मूड खराब था उनका। इस बात से मैं भी हैरान हूँ, इतने बड़े खुशी के मौके पर उनका मूड बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा था, और फोन कॉल आने के बाद तो उनका गुस्से का पारा बहुत ज्यादा बढ़ गया। किसका फोन कॉल था? सर ये तो नहीं पता, विराज जी किसी से फोन पर बात कर रहे थे। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें डील कैसे कैंसिल कर सकते हो? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। ये सारी बातें हो रही थी सर। आशिका जी, आपको पता है किस डील के बारे में बोल रहे थे? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। अरे ये कैसे हो सकता है कि आपको इस बारे में कुछ भी पता नहीं? आप तो विराज की बिजनेस पार्टनर थी ना, तो आपको तो पता होना ही चाहिए। सर मैं सच कह रही हूँ, ऐसी कोई डील ही नहीं थी जो कैंसिल हुई है। ऐसा कोई डील नहीं था जो कैंसिल हुआ है, ठीक है? अब हम पता लगा लेंगे कौन सा डील था और क्या हुआ था। मयूर सर, विराज का फोन दो।
आखिरी फोन। नाम तो लिखा नहीं, अनजान नंबर है। फोन लगा के देखो। फोन बंद आ रहा। फोन बंद आ रहा। अभिजीत, फोन बंद आ रहा है, इसका मतलब है विराज की मौत का जिम्मेदार ये फोन कॉल ही है। पता लगाना पड़ेगा ये फोन नंबर है किसका। मनसा, बेकार की जिद छोड़ दो ना। मम्मा प्लीज समझने की कोशिश करो, मुझे सीआईडी के पास जाना ही होगा, उनसे मदद लेनी होगी मम्मा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। फिर से हमला हो गया तुम पर तो। मम्मा प्लीज, मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ, लेट मी डू इट। हाँ, मैं सीआईडी के पास जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ओके। सर, मोबाइल कंपनी वालों से पता चला है कि वो नंबर किसी अर्जुन के नाम पे रजिस्टर्ड है, जो बगोदिया बस्ती में रहता है। लेकिन उसके घर वालों ने बताया कि अर्जुन तो 5 साल पहले मर चुका है। क्या? और उसका सिम कार्ड कौन इस्तेमाल कर रहा है कुछ पता नहीं। तो बड़ा चालाक है ये खूनी, कोई भी सुराग नहीं छोड़ रहा है। 5 साल पहले मरे हुए आदमी का सिम कार्ड इस्तेमाल करता है और फिर विराज का खून भी करता है। ये देखिए सर, ये देसी कट्टा मिला है इसमें से। लगता है खूनी भागते वक्त गलती से यहाँ गिरा गया। अजीब खूनी है सर, भाग गया लेकिन हथियार यहीं छोड़ गया हमारे लिए। सर प्लीज हमारी मदद कीजिए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं सर। एक मिनट, कौन है आप लोग? सर मेरा नाम मनसा है और ये मेरे बिजनेस पार्टनर है अमन। अच्छा क्या हुआ बताइए। सर हमें किसी ने मारने की कोशिश की है सर, हमारी जान पे हमला हुआ है। किसने किया हमला तुम लोगों पर? कौन, जानते हो आप लोग? सर कुछ नहीं पता है और समझ में नहीं आता है कि हमें मारकर किसे फायदा होगा। देखिए प्लीज आप घबराइए मत, हम लोग पता लगा लेंगे। अच्छा ये बताइए कि जब आप पे हमला हुआ तो क्या आप लोग साथ साथ थे? नहीं सर, अलग अलग जगहों पे हमला हुआ, मुझ पे मेरे ऑफिस में और मंशा पे शॉपिंग मॉल के पार्किंग लॉट में हुआ सर। जी सर, कल दोपहर को करीब 12 और 1 के बीच में। कल दोपहर को? और आप लोग आज हमारे पास आए हैं? आज? कल क्यों नहीं आए? सर हम घबरा रहे थे सर, बड़ी मुश्किल से हम हिम्मत बटोर के आपके सामने आए सर। अच्छा, जिन लोगों ने आप पे हमला किया उनके चेहरे तो देखे होंगे ना आप लोगों ने? सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं ठीक से कुछ देख भी नहीं पाई। और ये देखिए, गोली मेरे बाजू में लगी। बड़ी अजीब बात है, गोली चलाने वाले ने देखा तक नहीं कि गोली निशाने पर लगी है या नहीं। सर अच्छा ही हुआ कि उसने नहीं देखा, वरना शायद आज मैं आप लोगों के सामने जिंदा नहीं खड़ी होती। सर जरूर ये किसी अनाड़ी का काम है, क्योंकि अगर प्रोफेशनल होता तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करता। अमन, क्या तुम पर भी गोली चली थी? सर मेरे साथ जो हुआ वो तो बहुत ही ज्यादा अजीब था सर। हेलो। अरे नहीं यार, ऑफिस में आज अकेला ही हूँ, शनिवार था इसलिए सभी लोग चले गए। हाँ मेरा भी थोड़ा बहुत ही काम बाकी है, बस मैं भी जाने ही वाला हूँ। ओके, टेक केयर, बाय बाय बाय। अरे ऑफिस में इस वक्त कौन हो सकता है? क्या उधर रुका था मैं? सर गोली मारने वाला बिना गोली मारे ही चला गया। वही तो। सर ये तो बहुत अजीब है। सर जो कुछ भी हुआ, कम से कम मेरी जान तो बच गई सर। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अब आप लोग हमारी एक मदद कीजिए उनका स्केच बनवाने में। सर स्केच तो बनवा देंगे, मगर ब्यूरो से बाहर जाने से डर लग रहा है सर, कहीं फिर से हम पे हमला हुआ तो। अब आप पर कोई हमला नहीं कर सकता। अब आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। एक बात समझ में नहीं आ रही है,
मंशा पर गोली चलाने वाला करीब से गोली चलाता है मंशा पर जानलेवा गोली नहीं चलाता। और जो अमन पर गोली चलाने गया था वो बिना गोली चलाए वापस चला जाता है। ऐसा क्यों? नहीं नहीं नहीं, ये कुछ अलग ही चक्कर है। सर ये रहा स्केच। थैंक यू। जाओ। आपको पूरा यकीन है यही लोग हैं वो? हाँ सर, लगभग ऐसे ही थे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग जा सकते हैं, लेकिन निश्चिंत रहिए, आपकी सुरक्षा के लिए हमारे सीआईडी ऑफिसर्स तैनात रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। श्रेया, देखो क्या ये दोनों पुराने पापी है क्या? हाँ, सड़क के बोल। गोली उसी टेबल पे से चली थी जिस टेबल पर वो वाइन ग्लास था। ओके, ठीक है। सर? हाँ, मिल गया? नहीं सर, उन दोनों का हमारे डेटाबेस में तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कोई भी रिकॉर्ड नहीं है उन दोनों का? अच्छा, एक काम करते हैं, वो मॉल जिसके पार्किंग लॉट में मंशा पर हमला हुआ था और अमन का ऑफिस, इन दोनों जगहों के पास उस वक्त जिस वक्त गोली चली थी, उस वक्त जितने भी सेलफोन्स नेटवर्क में थे उन सब का पता लगाते हैं। पर सर, ऐसे तो सैकड़ों लोग होंगे। बिल्कुल, सैकड़ों लोग होंगे, सैकड़ों फोन होंगे, मगर मुजरिम उन्हीं में से ही कोई है, उन्हीं में से ही कोई है जो सबसे करीब थे उस पार्किंग लॉट में मंशा के पास और सबसे करीब थे अमन के पास उसके ऑफिस में। उन्हीं में से ही है जो सबसे करीब थे इन दोनों के। फ्रेडी और पंकज को बोलो पता लगाने के लिए। सर, फंक्शन का फुटेज रेडी है। निखिल, अब जूम करो उस टेबल पर जहां से गोली चली थी। माय गॉड, सर इस टेबल पे तो 3 लड़कियां बैठी हैं। इसका मतलब इनमें से किसी ने विराज पे गोली चलाई। पता लगाना पड़ेगा है कौन ये 3 लड़कियां। इतनी लंबी लिस्ट, मुझे तो मेरे स्कूल के दिन याद आ रहे हैं और इतिहास के राजा महाराजा के नाम रट रहा हूं। ले भैया, एक और लिस्ट आ गई। इतनी लंबी लिस्ट, सर मैं बेहोश हो जाऊंगा। घबराइए नहीं सर, ये आखिरी है। अच्छा, मुझे तो नींद आ रही है। उस दिन मंशा वाले मॉल और अमन के ऑफिस के पास इतने सारे लोग थे, जो हमें चाहिए उसे ढूंढेंगे कैसे? एक काम करते हैं सर, 2-4 लोगों को फोन करके देखते हैं, हमारा नसीब शायद बुलंदी पे हो और हमें मुजरिम मिल जाए। अच्छा आइडिया है, लगा फोन। इंकी पिंकी पोंकी, फ्रेडी सर लव्स अ डोंकी, ये वाला नंबर। हेलो, क्या नाम है आपका मैडम? तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हें शर्म नहीं आती? अनजान लड़की को फोन करके परेशान करते हो? अरे नहीं मैडम, आप समझ नहीं रही हैं। अगर तुमने मुझे दोबारा फोन किया ना तो मैं सीआईडी को कंप्लेंट कर दूंगी। मैं खुद सीआईडी से हूँ और मैं इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हूँ। खबरदार जो फोन किया दोबारा। अरे मैडम, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मेरे पति ने कहा ना तुमसे मुझे फोन करके परेशान करने के लिए। जाओ जाके कह दो उसे, मैं 1 पैसा दहेज नहीं देने वाली। दहेज? अबे क्या हुआ पंकज? दहेज का नाम सुन के तेरे पूरे शरीर में 440 वोल्ट का करंट क्यों दौड़ने लगा? अरे सर मत पूछिए, दहेज ही तो मेरी दुखती रग है सर। मेरा पुराना जख्म हरा हो गया। मैं कुछ समझा नहीं। सर आप तो जानते ही हैं, मेरे स्कूल के और कॉलेज के जितने भी फ्रेंड्स हैं सबकी शादी हो चुकी है। मैं ही अकेला बचा हूं कुंवारा। पता है क्यों? क्यों? इस दहेज की वजह से। पंकज, एक सीआईडी ऑफिसर होने के बावजूद भी तुझे दहेज चाहिए? छी, कितनी शर्मनाक बात है ये। रुक, मैं अभी एसीपी साहब को फोन करता हूँ। अरे एसीपी सर को क्यों फोन कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो, मैं दहेज नहीं मांग रहा हूँ, लड़की वाले दहेज मांगते हैं। मुझसे कहते हैं जब तक मैं दहेज नहीं दूंगा लड़की से मेरी शादी नहीं कराएंगे। इसलिए तो दहेज का नाम सुनते ही मेरे पसीने छूट जाते हैं सर। तू चिंता मत कर पंकज, जो लड़की तुझे सच्चा प्यार करेगी वो सिर्फ तेरा दिल देखेगी।
दहेज या पैसा नहीं, समझे? सच्ची सर? हाँ। अब चल, अब ये शादी के सपने देखना बंद कर और काम पे लग जा। काम पे लग जा? लिस्ट इतनी लंबी है। अबे रो क्यों रहा है? चल एक काम करते, देखते हैं इन सारे नंबरों में से ऐसे कौन से 2 नंबर है जो मंशा वाले मॉल और अमन के ऑफिस के सबसे करीब है। देखते सर। सर ये नंबर देखिए सर। सर ये मॉल से सिर्फ 70 मीटर दूर है। सर ये नंबर देखिए, ये ऑफिस से 20 मीटर दूर है सर। एक्सक्यूज मी, यस सर, आप जरा बता सकते हैं कि ये और ये 2 नंबर किसके नाम पे? एक मिनट। सर अगर आपकी नजर में कोई सुंदर, सुशील, प्यारी सी लड़की होगी ना सर, तो मुझसे मिलवा दीजिएगा सर। वो क्या है ना, मेरी मॉम चाहती है कि मेरे हाथ जल्दी से जल्दी पीले हो जाएं। प्लीज जरा ध्यान रख। एक्सक्यूज मी सर, ये दूसरा वाला नंबर ट्रेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर ये पहला नंबर किसी शीतल कुमार का है। शीतल? मतलब पंकज, उस दिन मंशा को मारने कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की आई थी। मंशा ने तो कहा था कि कोई लड़का था। ये केस तो और भी उलझता जा रहा है। एक काम करता हूं, दया सर को फोन करता हूं। सर क्यों बुलाया हमें यहाँ? अभी पता चल जाएगा। वो तीसरी लड़की कहाँ है जो इनके साथ में थी? सर उसका नंबर या एड्रेस नहीं मिला, यहाँ तक कि उसका लिस्ट में नाम भी नहीं था। उसका नाम भी नहीं था मेहमानों की लिस्ट में? तो फिर अभिजीत ये जरूर किसी और के इनविटेशन पर अंदर घुस गई और विराज पर गोली चलाकर भाग गई। क्या उसने विराज जी को मारा? जी हाँ, और आप दोनों उसके साथ में बैठी थी, तो उसके पास गन थी, आपने देखा कैसे नहीं? सर मेरा सारा ध्यान तो फंक्शन की तरफ था। सर मेरा भी। वाह, तुम दोनों का फंक्शन की तरफ इतना ध्यान था कि तुम्हारे बगल में बैठी हुई लड़की अपना गन निकालती है, निशाना साधती है और गोली चलाकर भाग जाती है, इसका तुम्हें पता भी नहीं था। कैसे मान सकते हैं हम ये? चलिए बताइए, और क्या याद आता है उस लड़की के बारे में? सर उसने एक बड़ा सा बैग रखा था टेबल पे, और शायद इसीलिए हमें गन नहीं दिखी। कहाँ पर? सर वो जो टेबल है ना, उस पे जो फूलों का गुलदस्ता पड़ा है, उसी के पास। और वाइन का गिलास बैग के बगल में ही था? जी सर था, और वो उस बैग के साथ कुछ छेड़खानी भी कर रही थी। तुम दोनों यहाँ बैठी थी? जी सर। और उसने बैग कहाँ रखी थी? सर उसका बैग यहाँ पर था और ग्लास यहाँ पर? जी सर। मतलब अभिजीत बैग के अंदर गन छुपा कर रखी थी। वो कह रही थी ना, छेड़छाड़ कर रही थी बैग के साथ, निशाना साधा उसने और गोली चला दी। सर उसका चेहरा तो हम देख ही चुके हैं, उसकी फोटो टेलीविजन और अखबारों में दे दें सर? हाँ, मगर उससे पहले अभिजीत सीसीटीवी फुटेज चेक करो। सर ये जो दोनों कैमरास है ये फंक्शन हॉल के अंदर के हैं और ये मेन गेट का। तो काफी देर से आई फंक्शन में। अब जरा ये मेन गेट वाला दिखाना। जी सर। सर ये तो टैक्सी में आई है। टैक्सी में? एक मिनट जरा इसको रिवाइंड करो, फिर से चलाना। पॉज। अब जरा ये नंबर प्लेट है ना टैक्सी का, उस पर जूम करो। टैक्सी कंपनी से पता करो कहां से बैठी थी ये इस टैक्सी में। जी हाँ, मैं उसी टैक्सी की बात कर रहा हूँ, VWJA 3856। जी हाँ, 23 नवंबर की रात लगभग 8 बजे के आसपास इस टैक्सी ने एक लड़की को तिरला ऑडिटोरियम पहुंचाया। देखिए इस लड़की की सारी डिटेल चाहिए हमें। जी हाँ, खून का मामला है। क्या कहा टैक्सी कंपनी ने?
सर कंपनी वाले सारी डिटेल्स ईमेल कर रहे हैं सर। ओके, टैक्सी कंपनी का ईमेल आ गया। ये रहा उनका मुंबई का रोड मैप और ये है वो लाल डॉट, ये है वो टैक्सी और उस टैक्सी का रूट ये था, ये देखो तिरला ऑडिटोरियम। मतलब उस लड़की ने टैक्सी ज्वाला रोड से पकड़ी है, ज्वाला रोड से। बहुत होशियार है लड़की सर, इसने टैक्सी अपने घर पे नहीं बुलाई बल्कि भीड़ भाड़ वाली रोड पे बुलाई। लगता है इस लड़की का घर ज्वाला रोड के आसपास ही होगा। निखिल काम करो, तुम और जयवंती जाओ ज्वाला रोड जाओ और अच्छी तरह से पूछताछ करो। शीतल, क्या? शीतल तुम हो ना? आप लोग क्या कह रहे हैं? ये हेडफोन्स निकालोगी तब सुनाई देगा। आई एम सो सॉरी। आप लोग तीनों दीपा के कजिन्स हैं, राइट? मैं आप लोग का ही वेट कर रही थी। हम लोग कोई कजिन वजन नहीं है, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सर सब कुछ ठीक है ना? शनिवार दोपहर 3 बजे तुम मॉल में क्या कर रही थी? कौन सा मॉल? वही मॉल जो जवाहर नगर में है। सर मॉल, मैं कोई मॉल में थी नहीं और जवाहर नगर तो मेरे घर से काफी दूर है, मैं वहां जाती ही नहीं हूँ। देखो शीतल, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम जवाहर नगर नहीं गई थी तो तुम्हारा फोन वहां कैसे पहुंच गया? पर मेरा फोन तो गुम हो चुका है, मेरे पास है ही नहीं। आप लोगों को मिला क्या? ओह, तो फोन मिलने रहा है, बहाने अच्छे हैं, मगर सीआईडी के सामने ये सारे बहाने पिट जाते हैं, क्योंकि हमें यह भी पता है कि इस वक्त आपका फोन कहाँ है। यहीं पर है, घर पे, नेटवर्क यही बता रहा है। पर मेरे पास तो मेरा फोन है ही नहीं और नेटवर्क और सिग्नल, हाँ शायद हो सकता है कि मेरी काम वाली बाई ने चुराया हो। मैं उसे इनफैक्ट निकालने वाली थी काम से। अंदर कौन है? कोई नहीं, शायद चूहा होगा। चूहा? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग मेरी मर्जी के बगैर मेरे घर में नहीं जा सकते। सुनिए, आप लोग शर्म नहीं आती? ऐसे कैसे अंदर घुसे चले आते हो? अब क्या करें, आदत से मजबूर है। क्या? काफी बड़ा चूहा है, इसे खुराक की जरूरत है, हम ले जाते हैं। रॉम टैक्सी में यहाँ से बैठी होगी वो, लेकिन उसे टैक्सी यहाँ से क्यों पकड़ी होगी, कहीं और से क्यों नहीं? यही समझ में नहीं आ रहा है। देख भाई निखिल, तेरी समझदारी जरा मैं हिला देती हूँ। तुझे पता है, एक आदमी जब सजदर जाता है तो वो बाहर टहलने निकल पड़ता है। सजने के बाद टहलने क्यों लगता है? डिपेंड करता है, अगर जवान बच्चा हो तो कुड़ियों छुड़ियों पे लाइन मारने निकल पड़ता है, और अगर बुजुर्ग हो तो खुशी में निकल पड़ता है। लेकिन औरतों और लड़कियों का ऐसा नहीं होता। तुझे नहीं पता? नहीं। लड़कियों के बारे में कुछ तो पता होगा। वो कुछ भी नहीं पता? नहीं। शर्मा क्यों रहा है? नहीं वो देख, लड़की औरत जब एक बार तैयार हो जाती है तो ज्यादा दूर तक नहीं जाती, मतलब नहीं जाती, जा ही नहीं सकती। मतलब ये कि वो जहाँ तैयार हुई है टैक्सी भी उसने वही बुलाई होगी। मतलब घर के आसपास? बिल्कुल, देखा था ना वीडियो में, कितनी सजी धजी हुई थी। अब इतना मेकअप और लिपस्टिक उसने होटल में बैठ के नहीं किया, घर पे किया होगा। उसका घर यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ। लड़कियों के बारे में? नहीं, बंदा जा रहता है, अक्सर दवाई वगैरह वहीं आसपास से लेता है। होशियार है तू। वो तो चल ढूंढे उसे। एक्सक्यूज मी। जी?
हमें कुछ चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ। ये क्या है? ये प्रिस्क्रिप्शन है। ध्यान से देखो जरा। बात क्या है? देखो हम सीआईडी से हैं। ये फोटो ध्यान से देखो और बताओ, तुमने पहले इसे कहीं देखा है? तो मेरी। ये तो मेरी। नहीं, मेरी कुछ नहीं लगती। ये तो वही है ना? अरे देखना, ये वही है ना? अरे हाँ, ये तो वही है 11 नंबर बंगले वाली। 11 नंबर वाली? हाँ, 11 नंबर पे रहती है, घर से फोन करती है। बहुत बार घर पे दवाई भेजी हमने इसकी। क्यों, बीमार है क्या? नहीं, हट्टी कट्टी है। 11 नंबर वाली। ओ मैडम, गाड़ी हटाओ। क्या बदतमीजी है? चल गाड़ी हटा। अगर यहाँ बदतमीजी नहीं पसंद तो सीआईडी ब्यूरो चलो, वहां कर लेंगे थोड़ी बदतमीजी। सीआईडी? सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। चुप! पैसे लेकर लोगों को मारते और कहते हो तुमने कुछ नहीं किया। किसने कहा था तुम्हें मंशा और अमन को मारने के लिए? प्रीतम ने। कौन प्रीतम? वो बड़ी पार्टियों से सुपारी का कॉन्ट्रैक्ट लेता है और हम जैसे लोगों में बांट देता है। मुझे मंशा को मारने के लिए कहा था उसने, और मेरे दोस्त रिंकू को अमन की सुपारी दी थी। मतलब पैसे लेकर लोगों को मारने का पूरा नेटवर्क ये प्रीतम चलाता है। और फिर मंशा और अमन को मारने के लिए प्रीतम को किसने कहा? प्रीतम को किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था? सब विराज ने। विराज? सर इसका मतलब विराज, मंशा और ये अमन का केस आपस में जुड़ा हुआ है। हाँ, पर मजे की बात यह है सचिन कि विराज ने प्रीतम को कॉन्ट्रैक्ट दिया मंशा और अमन को मारने का, और फिर विराज का ही खून हो गया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अमन और मंशा ने मिलकर विराज को मरवा दिया हो? तो फिर मंशा और अमन हमारे पास क्यों आते हैं? अच्छा, ये तुम्हें सुपारी मिली थी ना मंशा और अमन को मारने की, तो फिर तुम और तुम्हारे दोस्त नाकामयाब कैसे हो गए? नाकामयाब नहीं हुए थे सर, प्रीतम ने आखिरी वक्त पर सुपारी कैंसिल कर दी थी। प्रीतम ने आखिरी वक्त इन दोनों को मारने का प्लान ही कैंसिल कर दिया? क्यों? ये चक्कर क्या है? मुझे तो लगता है विराज की मौत के पीछे इस प्रीतम का हाथ है। दीपिका। जी सर। तुम्हें विराज को मारने के लिए किसने कहा था? प्रीतम ने। प्रीतम ने? सर मगर प्रीतम को किसने कहा होगा विराज को मारने के लिए? वो भी पता चल जाएगा निखिल। सर मुझे कितनी देर यहाँ रुकना पड़ेगा? क्या मैं घर जा सकती हूँ? क्यों? ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है जो तुम्हें हम जाने दें? एक खूनी को बचाने की कोशिश की है तुमने, समझे?
सब मैं इलेश से प्यार करती हूँ, इसलिए भाग गई थी। तो कौन सा बड़ा काम किया इलेश से प्यार करके? इसे बचाने की कोशिश की तुमने, उसे तो सजा होगी, मगर तुम्हें भी होगी सजा। चले जाओ इसे। चलो। इलेश, तुम्हारे पास प्रीतम का नंबर और एड्रेस तो होगा ना? सर मेरी बात प्रीतम से कभी डायरेक्ट हुई नहीं, हमेशा उसकी सेक्रेटरी जिया से ही बात होती थी। दीपिका, तुम्हारे पास नंबर है प्रीतम का? नहीं, मेरी बात हमेशा उसकी सेक्रेटरी जिया से होती थी। तो फिर सेक्रेटरी जिया का नंबर दो हमें। सर कोई एक नंबर हो तो बताएं, हमेशा नए नए नंबर से फोन करती थी वो। और हाँ, किसे मारना है उसकी सारी जानकारी एक लिफाफे में डालकर घर के बाहर रखती थी। नए नए नंबरों से फोन करती थी। बड़ी चालाक समझती है ये अपने आप को सेक्रेटरी जिया, लेकिन उसे पता नहीं अब उसका पाला पड़ा है हमसे, सीआईडी से। अब ज्यादा देर बच नहीं सकती वो। जिया ने जिन जिन नंबरों से तुम्हें फोन किया है वो सारे के सारे नंबर चाहिए हमें अभी इसी वक्त। सर ये देखिए, शहर के नक्शे में जो लाल रंग के निशान दिखाई दे रहे हैं, जिया ने आज ये नंबर वहां इस्तेमाल किए हैं। ये है वो पहला नंबर जिया ने इस्तेमाल किया हुआ। राजा पार्क से लेकर खातीपुरा गया है और 30 मिनट तक बात कर रही थी, 30 मिनट तक। और फिर खातीपुरा से वो श्याम नगर आई, उस दौरान उसने 40 मिनट तक बात की। हाँ सर, और तीसरा नंबर उसने इस्तेमाल किया है श्याम नगर से क्वींस रोड के बीच, तकरीबन अब 1 घंटे बाद किए सर। और उसके बाद अब ये क्वींस रोड से विद्यानगर की तरफ गई। और सर विद्यानगर में जिया के नंबर के साथ एक और नंबर है। लगता है ये नंबर प्रीतम का है श्रेया, ये प्रीतम ही है। इस प्रीतम ने बुलाया होगा जिया को विद्यानगर मिलने के लिए। लेकिन सर विद्यानगर के बाद तो जिया का मोबाइल बंद हो गया है सर। तो ठीक है, होने दो, लेकिन वो दूसरा नंबर भी तो है जिससे जिया मिली थी, उसको ट्रैक करो निखिल। सर फिलहाल ये नंबर सिविल लाइन के किसी बंगलो में है, बंगलो नंबर 17। सिविल लाइंस बंगलो नंबर 17। जिया, तेरी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से खरीदी? स्पेशली ऑर्डर देके बनवाई है, डिजाइनर है। वाह जिया, तेरी चॉइस को तो मानना पड़ेगा। 1 मिनट। मेरा एक बहुत पुराना दुश्मन है, मुझे उसे मरवाना है, आप दाम जो भी चल लग जाए। लगता है किसी आशिक का फोन आया है। मैं प्रीतम जी की सेक्रेटरी बोल रही हूँ, आपका संदेश उन तक पहुँचा दूंगी। 10 लाख लगेंगे। अरे 20 लाख दूंगा, लेकिन वो बचना नहीं चाहिए। बहुत नफरत करते हैं हमसे, ऐसा क्या बिगाड़ा है आपका? मिल के बताता हूँ आपको। लगता है दरवाजे पे कोई आया है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। आप? नहीं, वो मैं ही हूँ, आपसे मुलाकात भी हो गई। आप कौन है? वैसे तो मेरा नाम अभिजीत है, लोग मुझे सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत के नाम से जानते हैं। सीआईडी में काम करता हूँ। आप किस नाम से बुलाना पसंद करेंगी? सीआईडी का यहाँ क्या काम? अरे फोन पे बताया ना आपको। अच्छा वो, मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है तो मैं भी मजाक करने लग गई। सुपारी का लेन देन तुम्हें मजाक लगता है? जिया, ये सब क्या चल रहा है? सॉरी गर्ल्स, पार्टी खत्म हो गई है, आप लोग जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए चलिए। चलो चलो। आप सोच भी नहीं सकती आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। देखिए, मैं प्रीतम के लिए काम करती हूँ, लेकिन मैंने आज तक उसे नहीं देखा। वाह सर, अभी तक ये कह रही थी कि प्रीतम को जानती नहीं है, अब कह रही है देखा नहीं है। ऐसा ना हो थोड़ी देर के बाद ये कहें कि ये खुद प्रीतम है। अरे मैं ऐसा क्यों कहूंगी, मैं प्रीतम नहीं हूँ, मैं तो जिया हूँ। जरा आईडी दिखाइए अपना। आईडी कार्ड? हाँ, आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी नहीं है। नहीं है? ओह, जरा मैडम का बैग चेक कर लीजिए। सर, इस खूबसूरत चेहरे का नाम है प्रीतम योगिता।
अच्छा, तो आप प्रीतम है? भाग के कहाँ जा रही हो? पहले अपने चेहरे का मेकअप तो करवा लो। हाँ, मैं ही प्रीतम हूँ और मैं ही सुपारी लेने का काम करती हूँ। आज की सुपारी किसने दी थी तुम्हें? माफ कीजिएगा, ऐसे ही चले आए। क्या करते, काम बहुत जरूरी था। आपने दीपिका को गिरफ्तार कर लिया? जी, सीआईडी से वो बच नहीं पाई। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? विराज ने उसका क्या बिगाड़ा था? नहीं, विराज ने दीपिका का कुछ नहीं बिगाड़ा था। तो उसने मेरे भाई को क्यों मारा? क्योंकि किसी ने सुपारी दी थी दीपिका को विराज को मारने की। विराज की सुपारी? लेकिन विराज की सुपारी किसने दी? एक ऐसे इंसान ने दी जो इस वक्त यहाँ मौजूद है हमारे बीच में, और जो विराज की मौत पे मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था। कौन? हाँ? शेखर, तो भागने दौड़ने का बहुत शौक है आपको? हमारी जेल के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान है, वहां आपका ये शौक पूरा हो जाएगा। कहने के तो ये हमारा फैमिली बिजनेस था, लेकिन सच तो ये था कि पूरा कारोबार सिर्फ और सिर्फ विराज भैया चलाते थे। और इस बात की तुम्हें जलन थी, हैं? क्यों नहीं होगी जलन? सारी प्रॉपर्टी उनके नाम पे, सारी फैक्ट्रियां, सारी इंडस्ट्री उनके नाम पे थी। भिखारी जैसा महसूस करता था, इसलिए मैंने विराज भैया के प्रतिद्वंदियों अमन और मनसा के साथ हाथ मिला लिया। और तुम तीनों का एक ही मकसद था, विराज की बर्बादी। हाँ, जब विराज भैया को एहसास हुआ कि अमन और मनसा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे थे, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने दोनों की सुपारी दे दी। और इसके पहले कि वो दोनों मारे जाते, तुमने वो सुपारी कैंसिल करवा के विराज की सुपारी दे दी। हाँ, तो क्या गलत किया मैंने? विराज भैया कौन से दूध के धुले हुए थे? हाँ, वो दूध के धुले नहीं थे, लेकिन तुम्हें उन्होंने एक छोटे भाई से ज्यादा अपने बेटे की तरह समझा था। तुमने जो किया है ना शेखर, उसका तो प्रायश्चित तक नहीं हो सकता। प्रायश्चित के लिए बहुत टाइम मिलेगा, जेल की सलाखों के पीछे फांसी का ऑर्डर आने तक।